अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नवाज शरीफ का बयानिया और उनके बयानात नून लीग पर भारी पड़ रहे हैं। कभी अपने साथी जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो कभी इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं, कुछ दबे अल्फाज में बंद दरवाजों के पीछे, तो कुछ खुलेआम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के बयानिया की सियासी कीमत अदा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यही बात गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी से भी सामने आई, जहां इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ साथ ANP के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती ने भी नवाज शरीफ के सख्त बयानिए पर तनकीद करते हुए अपोजिशन के जलसों में लहजा थोड़ा सा तब्दील करने का मशवरा दिया, जबकि आसिफ जरदारी की जानिब से भी मशवरा दिया गया कि कई महाज एक साथ खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। आसिफ जरदारी का बयान इसलिए भी हैरान कुन नहीं होना चाहिए क्योंकि चंद दिन पहले ही बिलावल भुट्टो की जानिब से भी नवाज शरीफ के बयानिए से दबे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अलहदगी इख्तियार कर ली गई थी, जब उन्होंने BBC को दिए जाने वाले इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्हें नवाज शरीफ के गुजरावाला जलसे से खिताब पर धचका लगा था। लेकिन साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यकीनन नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उनके पास उसके सबूत भी होंगे, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बयान के बाद कम से कम हुकूमती सतह पर इस उम्मीद का इजहार किया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा होने वाली हैं। लेकिन मरियम नवाज की जानिब से वजाहत की गई कि बिलावल के बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है और दोनों जमातें जो हैं वो जानती हैं कि उनमें से कौन उनमें गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है या नहीं, क्योंकि इसी सवाल पर PDM के इत्तेहाद की बुनियाद खड़ी है। हाल ही में नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ पार्टी से मुस्ताफी होने वाले उनके सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर भी हैं कादिर बलोच साहब, इसके अलावा साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी को पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके साथ मिलने की पेशकश मामलात दूसरी तरफ भी ले जा सकती है, क्योंकि खुद नून लीग के अंदर कई सीनियर रहनुमा ये राय रखते हैं कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब वक्त आने पर सिर्फ अपना सियासी फायदा देखेंगे। एंड मुमकिन है कि नून लीग की क़यादत को भी इस बात का अंदाजा हो, लेकिन अब तक खुले अल्फाज में इसका इजहार नहीं किया जा रहा, बल्कि उन लीडरान को भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करने से रोक दिया गया है। फिलहाल नून लीग को अंदर से ही एक बड़े सवालिया निशान का सामना है। पार्टी में नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि बगावत हुई है। ये राय पैदा हो रही है कि मज़ामती बयानिए से नुकसान बढ़ रहा है और उससे पहले कि ये नुकसान नाकाबिल तलाफी हो जाए, नवाज शरीफ को कोई और रास्ता अपनाना होगा। सीनियर साफी सुहेल वड़ाइच के आज के कॉलम के मुताबिक ये ग्रुप पार्टी के 5 सीनियर हैवी वेट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, साद रफीक, राना तनवीर के साथ साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर का नाम भी उन्होंने आज लिया है, जिनकी राय में नवाज शरीफ को सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना चाहिए ताकि पार्टी को मुश्किलात से भी बचाया जाए। यही मशवरा आसिफ जरदारी भी दे रहे हैं। क्या ऐसा ही होगा? यह सवाल भी अहम है कि क्या अब नवाज शरीफ अपने तमाम ऑप्शंस खत्म कर चुके हैं, बातचीत के दरवाजे बंद कर चुके हैं? क्योंकि इतलात के मुताबिक PDM इजलास में इस सवाल पर भी बहस हुई कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करना हो तो वो इनफिरादी या पार्टी सतह पर नहीं बल्कि PDM के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। क्या इसीलिए एक नए मिसाक की बात हो रही है? इसी पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुरम दस्तगीर से, जिनसे इन खबरों की मुसद्दका होने पर भी जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा हमें अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि वजीर दाखिला हैं, ANP ने उनके बयानात पर उनसे मुस्ताफ़ी होने के अलावा 11 तारीख को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान भी किया था, जो कि मौखिर कर दिया गया है क्योंकि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने वहाँ जाके माफ़ी मांग ली है। तो मियां साहब से उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वड़ाइच साहब ने आज के कॉलम में आपका भी तस्करा किया, 4 आपके सीनियर लोगों के नाम लिए कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं इंडिविजुअल्स के जलसों में, उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उससे मुश्किलात बढ़ रही हैं और मज़ीद बढ़ेंगी पार्टी के लिए, इसलिए हमें हिकमत अमली पर कुछ गौर करना होगा। क्या कहेंगे सर आप इस पर? नहीं, मैं बहुत अदब के साथ वड़ाइच साहब से इख्तलाफ करूंगा। पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला की जो तकरीर की और उसके बाद कोयटा में जो तकरीर की, उसने मुस्लिम लीग नून को भी और पाकिस्तान की सियासत को एक ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं अनचार्टेड वाटर्स, एक ऐसा दश्त हमारे सामने खुला है जहां आज तक कोई पाकिस्तानी सियासतदान गया नहीं था। तो जहां भी जब भी नई जमीन खुलती है तो फिर वहां
कुछ वक्त लगेगा उसको देखने में कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ खाइयां हैं, कहाँ मामलात हैं। लेकिन ये कहना कि तहफ़्फ़ुज़ात ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जात है वो हमारे कायद के तौर पे, उस पर तमाम पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है और उन्होंने जो एक रास्ता अपनाया है उससे हम सब अभी वो जो नया दश्त खुला है हमारे लिए सियासत का, उसको देख रहे हैं कि भी हमें कैसे आगे चलना है, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं ऐसे। तो इसलिए जो है अभी कुछ वक्त लगेगा इसकी स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि एक बात तो क्लियर थी कि 20 सितंबर जब पीडीएम ने बाकायदा तौर पे 27 नुकात पे एग्री किया कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक बंद गली में आकर बंद रुक गई थी ना, कि एक हाइब्रिड निजाम था जो पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को उनका गला दबा रहा था, मीडिया का गला दबा रहा था, अदलिया का गला दबा रहा था, पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत और आइन चाहते हैं उनका गला दबा रहा था, और किसी भी तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में वो नाकाम हो गया हाइब्रिड। तो उसको फिर अगर आगे लेकर जाना था तो क्या वो सिर्फ इसी तरीके से था कि अच्छा जी हम एहतजाज करते हैं? असल जो इस तमाम पीडीएम का जो मकसद है वो ये है कि जल्द अज जल्द ऐसे इंतखाबात हों जो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक हों, जिसमें अवाम का मैंडेट स्टोरी ना हो और एक अवाम की राय से जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी, खारजा पॉलिसी में भी और अंदरूनी तौर पर, वफाकी तौर पर मजबूत करेगी। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, एक तासुर ये उभरा जब से बिलावल भुट्टो ने वो इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और उससे पहले भी सवालिया निशानात तो थे कि पीपल्स पार्टी किस हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ और पीडीएम के साथ खड़ी है। इस्तीफों का कहा गया कि जी उनके पास सिंध गवर्नमेंट है, वो इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन अगर अब पेशावर जलसे में मियाँ साहब वही तकरीर दोहराते हैं, फिर वो नाम ले लेते हैं, बिलावल भुट्टो कुछ और कह रहे हैं, वो नामों पर नहीं जाना चाहते, और वो यहां तक कह गए कि इत्तेफाक इस पे हुआ था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट कहना है, नाम नहीं लेने। तो कुछ तो है, ये किस तरह वे फॉरवर्ड क्या होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए? मुश्किलात बड़ा वाज़ेह है। मैं आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन से इस्तदा करूंगा कि वो पीडीएम के जो 27 नुकात वाली दस्तावेज है वो दोबारा देखें, मीडिया भी उसको दोबारा पढ़े, क्योंकि उसके ऊपर सब जमातों का इत्तफाक है और वही हमारी बुनियाद है। अब हर जमात जो है उन 27 नकात की बुनियाद पर खड़े होकर तो मुख्तलिफ लोग तकारीर करते हैं, वो उनका ज़र्फ है, उनका सियासी तज्जिया है, उनके अपने जो वोटरों की कैलकुलेशन है कि वो कैसे आगे जाना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि अवाम के हक़ हाकमियत को कायम किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इसीलिए इमरान खान की हुकूमत जो है वो बहुत हद तक बेमानी है, क्योंकि असल इशू ये है कि इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो 27 नुकात की सर आप बात कर रहे हैं, पीडीएम के 27 नुकात की बात कर रहे हैं, उस पर तो सब मुत्तफिक हैं, लेकिन मियां साहब नाम लेकर अपना बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी जुमातें इस तरह से नहीं कर रही, और उन जुमातों को भी अभी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं कि जनाब आप इस तरह से ना करें। तो ये मैं उस सिचुएशन की बात करूं कि ऐसे में पीडीएम का ये इत्तेहाद कितनी मजबूती से, कितना इंपैक्टफुल साबित हो सकता है जब जो तरीकाकार है बयानिए को आगे ले जाने का, उसी पर प्रिंसिपली डिसएग्री कर रही हैं बड़ी जमातें? नहीं, डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं कर रही। उस 27 नुकात पर हम सब पाबंद हैं। देखिए, जिसको हम कहते हैं ना मुश्किलात, वो असल में पाकिस्तानियों के और सियासी लीडरों के हकूक को कुचलने का नाम है मुश्किलात, कि आप उनको 8-8 महीने जेलों में डाल दें। अभी आज मीर शकीलुर रहमान साहब जो एक पाकिस्तान सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ है, उनकी जमानत हुई है, वो 9 महीने जेल में थे। क्यों थे जेल में? क्योंकि उनके हकूक कुचले गए हैं। तो हकूक कुचलने का मामला जो है, अगर आप उसको कहते हैं मुश्किलात हैं, तो ये मुश्किलात सोच समझ कर हम सब ने जब पीडीएम में जाने का फैसला किया था, तो इन मुश्किलात का हमें अंदाजा था कि हमारी गिरफ्तारियां भी होंगी, हम पे पर्चे भी हुए। मेरे पे गुजरांवाला में बगावत का पर्चा हुआ, मेरे के ऊपर पर्चा हुआ कि जी मैंने जो है शायद किसी को, लोगों को रोका है, मैंने कोविड की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। लेकिन वजीर आजम साहब पर पर्चा नहीं हुआ, क्योंकि गालिबन जिस इज्तिमा में वजीर आजम जाते हैं वहां कोविड भाग जाता है, वहां फिर जो है लोगों को रोका भी नहीं जाता, वहां लोगों के ऊपर कोविड की FIR भी नहीं होती। तो ये खुली मुनाफकत है, जो कि हुकूमत के पास दो ही हथियार है, एक मुनाफकत और दूसरा जो सियासी लीडर हैं ऑपोजिशन के, उनके हकूक को कुचलना। वो तो एक बंद गली में है, और इस बंद गली से निकलने का रास्ता पीडीएम है।
उसमें बाज़ जमातें जमहूरियत के हक में ज्यादा जोर से बात कर रही हैं, कुछ कम जोर से बात कर रही हैं, लेकिन सबकी सिमत एक है और हरकत भी एक ही तरफ है। ठीक है खुर्रम साहब, मैं फिर वही सवाल ऐसे अल्फाज में दोहराने की कोशिश करता हूं कि जो मियां साहब जिस तरह से अपना बयानिया आगे लेके जा रहे हैं, ही इज नेमिंग द पर्संस, इंडिविजुअल्स की वो बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जमातें इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही और बाकी जमातों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो क्या ये आगे चलकर पीडीएम में एक बड़ा इशू मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि किस जानिब पीपल्स पार्टी अगर ये कह दे कि जी हम वो स्टेज आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जिस पर इस किस्म का बयानिया आगे जाए, अगर ये बात हो जाए तो फिर किस तरफ जाएगी बात? देखिए, ये तो फैसला बहरहाल हर पार्टी ने इंडिविजुअली करना है कि वो ऐसे बयानी की मौजूदगी में उस स्टेज पर आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन असल स्टेज फर्क है। असल स्टेज ये है कि 21वीं सदी के 20 साल गुजर चुके हैं और पाकिस्तान की अवाम इस हाइब्रिड निजाम की जो कत्ले आम है, जो खून रेजी है, जो महंगाई के जरिए हुई है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कत्ले आम हुआ है, पाकिस्तान से कश्मीर जो है हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने चोरी करके ले गया है। असल स्टेज वो है कि अगर यहां ऐसा मामला आ जाए कि जहां एक हाइब्रिड निजाम जो कि इदारों की जो कहते हैं जी, बार बार हमें सुनाया जाता है हर हफ्ते के एक पेज पर हैं, एक पेज पर होने के बावजूद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाकाम हुकूमत का हमें सामना है, फिर हमने आगे कैसे जाना है? क्योंकि अगर हम इसी तरह आगे चले कि जी एक और इलेक्शन पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हो गया, फिर तो शायद रहे से अवाम के जो गले में जो चंद कतरे खून के रह गए हैं वो भी निकाल लिए जाएंगे। ये जमहूरी जमातों के लिए नाकाबिले कबूल है। इसलिए सारा जोर इस बात पर है कि जिस तरह पिछला इलेक्शन चोरी हुआ था, अगला इलेक्शन हमने यकीनी बनाना है उस तरह चोरी ना हो। और ये जो सिविलियन पाकिस्तान में आइन की अमलदारी की जद्दोजहद है, ये एक इलेक्शन से तो हल नहीं होगी, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना है ना। इस पीडीएम के जो बनने से पहले पाकिस्तान की सियासत में फिर कहूंगा एक बंद गली में थी जिसमें सिर्फ हाइब्रिड निजाम की तारीकी और नाइंसाफी और लोगों का हकूक कुचलना नजर आ रहा था, इजहार राय का कुचलना नजर आ रहा था, और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, इस वक्त हमारे साथ मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एएनपी ने आज दिल दिखाया, परवेज खटक साहब पहुंचे, ब्रिगेडियर एजाज साहब पहुंचे और आपने बिल्कुल उनको माफ़ कर दिया। आपने तो उनसे इस्तीफ़ा मांगा था, ट्रुथ कमीशन का क़याम का ऐलान किया था, 11 को आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था, अचानक ही माफ़ी का ऐलान कर दिया आपने। आप तो ख़ुद समझ सकते हैं कि जब हमने ये बात की थी तो हमने तो इस हवाले से की थी कि उसने बयानिया जो बनाया था वो 30 साल पाकिस्तान के बयानिए से मुख्तलिफ था, और उसमें हमारे शहीदों की जो खून बहा था, या फौजी शहदा थे, पुलिस के शहदा थे, अवाम के शहदा थे, तलबा थे, ख़वातीन थे, मर्द थे, यानी हर मकतब फ़िक्र के लोग उसमें शहीद हुए थे। तो शहीदों की खून का जो मजाक उड़ाया गया था, उस हवाले से हमने ये स्टैंड लिया कि या तो इसका बयानिया दुरुस्त है या हमारा बयानिया दुरुस्त था, तो रियासत इसकी वजाहत कर दे। तो उसकी वजाहत के लिए वो अस खुद आए कि मैंने ये जो आप लोगों ने समझा और सुना, ये मैंने नहीं कहा, न मैं ये कह सकता हूँ, आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी जो बयानिया था वो यानी स्टेट का बयानिया था, आप हुकूमत के लोग थे, आपने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियाँ दी वो तारीख़ का हिस्सा है। और उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे तमाम शहदा की बात की, और ANP के अलावा भी तमाम शहदा की, और ख़ुसूसी तौर पर हाजी बिलोर साहब के हवाले से, उनके घराने के और मेरे बेटे की शहादत के हवाले से। तो अगर वो ख़ुद जो कुछ हम कहना चाह रहे थे उसी को वो कह रहे कि मैंने नहीं कहा, और फिर उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था, लेकिन हमने उस पर इक्तिफा नहीं किया। हमने कहा कि अगर वो एक पुख्तून रिवायात के तहत इसको यानी एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरी गलती थी, और जिसको अगर दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत ख्वाह हैं, तो वो बादशाह खान मरकज़ आए। उन्होंने यानी उस अपने बयानी से उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, और फिर साथ में ये भी कहा कि जिसकी दिल आज़ारी हुई है मैं माजरत चाहता हूँ। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हमने कहा था हम सियासी लोग हैं, हम इसका सियासी हल चाहते हैं। अगर ऐसा न होता तो फिर हम अपने उसी बात पे
यानी अमल करते जो हमने अच्छा, ऐलान मियां किया साहब, था। एक तो 11 को आपने इस्लामाबाद, ठीक, ये सब कुछ हुआ। ठीक है, और अच्छा हुआ कि उन्होंने ये अपनी गलती तस्लीम कर ली, हक़ाइक़ को तस्लीम किया और बादशाह खान मरकज़ का रुख किया। तो इतना जो कि एक सारी दुनिया हम पे हंस रही थी कि हमारा जो एक बयानिया था उसको उसने उलट दिया था, आज फिर से वो अपने यानी दुरुस्त सिमत उसने खुद ही उसकी वजाहत कर दी। मेरे ख्याल में जीत यही है सियासत में कि तुम जब अपने मौक़िफ़ की बात करो और उस मौक़िफ़ को दुरुस्त जाना जाए, तो यही हमारी जीत है। और हम यही कहेंगे कि ये उनका बड़ापन भी था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के हमारे बादशाह खान मरकज़ के दहलीज़ पे आए, और ये हमारी रिवायात है कि हमने उनका आना कबूल किया। अच्छा मियां साहब, वो तो चलें ठीक है, आपने अब 11 को जो एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था वो भी ऐलान हो गया है कि अब आप नहीं करेंगे। तो बालफाज़े दीगर अब ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का जो इस्तीफ़ा आप मांग रहे थे उस डिमांड से भी आप पीछे हट गए हैं, और जो ट्रुथ कमीशन का आपने मुतालबा किया था उससे भी आप पीछे हट गए हैं, मतलब माफ़ कर दिए मुकम्मल। आप तो इस बात पे समझते हैं कि ये तो तब होता कि वो इस बयान पे वो डटा रहता, तो उसने तो तहकीकात से कबल हमारी बात को सच साबित कर दिया। उसने तो कह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं, जो मैंने कहा है आप उसको गलत समझे हैं, यानी मेरा ये इरादा ही नहीं था, न ये मेरे अल्फाज थे। तो अगर सब कुछ करने के बाद भी हम ये कहें कि एजाज शाह साहब ने जो कहा था वो गलत था और वो कह रहे वो मैंने नहीं कहा, तो बात तो उसने खुल के कह दी। तो वो एपिसोड तो अब ख़त्म हो गया, अब तो आगे की तरफ देखना है। ठीक है, अच्छा मियां साहब, आगे की तरफ देखना है, लेकिन जो पीडीएम के मुतालबात हैं, देखिए अगर इसी तरह रिकन्सिलिएटरी पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद और मुस्बत बात है कि हुकूमत ने आके अपनी गलतियां मान ली, आपने एक्सेप्ट कर लिया, माफ कर दिया, तो फिर वहां पे रिकन्सिलिएशन हमें क्यों नहीं नजर आ रही? उसी हुकूमत से आज जो आपने इंगेज किया, तो पीडीएम भी कर ले, अपोजिशन भी कर ले, सड़कों पर आने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी बात है कि पीडीएम के हवाले से तो हम जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं। हम समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत धांधली का पैदावार है, इस हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं, नए इंतखाबात चाहते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, मुदाखलत से पाक शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। तो अगर वो हमारे साथ मानते हैं तो फबेहा, नहीं मानते तो उसके लिए तो तहरीक चलानी है, और पुरअमन तहरीक, एहतिजाजी तहरीक हम चला रहे हैं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मजीद तैयारी भी अब जारी है। अच्छा, ये मियां साहब, एहतिजाजी तहरीक की जो तैयारी है, एएनपी किस हद तक, पीडीएम का एक अपना नैरेटिव है जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 25-26 नुकात हैं, उसकी हद तक तो हम तमाम जमातें नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, लेकिन जिस तरह वो नाम ले रहे हैं, वो उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी जलसे में शॉकिंग था, नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। एएनपी कहां खड़ी है? क्या जो बिलावल भुट्टो का मौकिफ है आप उसके साथ हैं, या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जलसों में, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? आदिल साहब, आप तो बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं, सारी दुनिया समझ रही है, इत्तेहाद चंद नुकात पे होता है। पीडीएम के अपने चंद नुकात हैं, वो तयशुदा हैं। ठीक, इसके अलावा हर एक की अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी सोच है। यानी पीडीएम के दायरे में रहते हुए हम मज़ीद 13 तारीख को हमारा अजलास होने जा रहा है, उसी में मज़ीद नुकात के यानी हम उस पर गौर करेंगे और हम अपना जो कि चार्टर है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम सियासी पार्टियों से कह दिया गया है कि वो अपने अपने नुकात ले आएँ। तो 13 को स्टेयरिंग कमेटी का अजलास है, उसमें हम स्क्रूटनाइज करेंगे, और फिर हम यानी 14 को हमारी क़ियादत जो पार्टियों के जो सरबराहान हैं उनका अजलास है, तो उसी में फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। तो जो कुछ भी हमारे सामने आया तो वो हम सबका मुश्तरक एजेंडा होगा। ठीक है। अच्छा मियां साहब, आखिरी सवाल आपसे कि बिलावल ने यह कहा कि तय ये पाया था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर तनकीद की जाएगी, इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लिए जाएंगे। अब पेशावर जलसे में स्टेज पर अगर नवाज शरीफ साहब फिर उसी तरह नाम लेकर कड़ी तनकीद कर देते हैं, तो क्या मतलब लग रहा है कि कुछ इत्तेहाद और जिस तरह का एक इत्तेफाक सामने आया था पीडीएम का, वो आहिस्ता आहिस्ता खलीज बढ़ती जा रही है इस बयानिए की वजह से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न मैं बिलावल साहब का नाम ले रहा हूँ, न मैं नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहा हूँ। मैं तो पीडीएम के हवाले से बात कर रहा हूँ, और हमारी 22 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है उससे कबल हमारा मुश्तरक एजेंडा आ जाएगा।
तो ये मज़ीद मजबूत होने की तरफ हम जा रहे हैं, मुत्तहिद होने की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो भी फ़िज़ा है लोग उसको ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हम इस इत्तेहाद को मुत्तहिद हो के यानी आगे की तरफ लेके चलेंगे और दुनिया देखेगी कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए सबसे बड़ा और मजबूत इत्तेहाद होगा। गलतफहमियाँ जितनी ज़्यादा पार्टियाँ हैं तो ज़्यादा गलतफहमियाँ लोग पैदा करेंगे, लेकिन जलसे से कबल ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और जो मुश्तरक एजेंडा होगा वो बिलावल साहब का भी होगा, वो मियां नवाज शरीफ साहब का भी होगा, वो हम सब का होगा। यानी जो मुश्तरक नुकात तय पा जाएं तो वो हम सब का होगा। ठीक, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अपोजिशन की बात की, अपोजिशन के अंदर जो इत्तेहाद पर सवालिया निशान उठ रहे थे, बड़ी तफसील से हमने खुर्रम दस्तगीर साहब और मियां इफ्तिखार साहब से बात की। वक्त हुई चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पर बात करेंगे और हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है, खुसूसन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, अली अमीन साहब जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, क्या वो हमारे एक जमहूरी माशरे जिस तरह की हमारी इक़दार हैं, क्या उससे वो मुतसादिम नहीं है? आज़म स्वाति साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 6 दिन की दूरी पर है। सियासी गहमा गहमी और इलेक्शन मुहिम उरूज पर है। कौन मैदान मारेगा, इसका फैसला 15 नवंबर को होगा, जहां सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसे मजबूत जमहूरी अक़दारों की अलामत हैं। वहीं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का रुख पार्टी मंशूर की बजाय जातियात की जानिब होना एक अफसोसनाक अमर भी है और सियासतदानों के लिए बायस शर्म भी है। खुसूसन वफाकी वजीर जनाब अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों में जिस तरह के मुतनाज़ बयानात और जुबान सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल की गई, वो कहीं से भी मुहज़्ज़ब माशरे की अक्कासी नहीं करती। मरियम खूबसूरत तो है ना, अब देखने आए थे उसको, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये भी सुनो, ये खूबसूरती पे, ये खूबसूरती के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत में सर्जरियों के ऊपर आपका करोड़ों रुपया लग चुका है, करोड़ों। किसी सियासी मुखालिफ से कितना ही अनाद क्यों ना हो, ऐसे बयानात जब वज़रा की जानिब से सामने आते हैं, जिम्मेदार ओहदे रखने वाले अफराद की जानिब से दिए जाते हैं, तो वो किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि मजमूई तौर पर ख़वातीन के खिलाफ जो मुतासिब रवैया है उसकी अक्कासी करता है और ऐसे माशरती रवैयों को मज़ीद मजबूत करता है। ऐसे बयानात चाहे वो हुकूमती अराकीन की जानिब से हों या अपोजिशन की जानिब से हो, उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज़ के खिलाफ इस्तेमाल की गई ज़ुबान की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समेत सिंध असम्बली में ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात की मजम्मत की गई, मस्बत बात है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर क्या है। हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे बयानात से यकीनन अपने वज़रा को रोकना होगा। अफसोसनाक बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी ऐसे बयानात का दिफा कर रही हैं। कोई भी जवाज ऐसे रवैये की इजाजत नहीं देता। इस बात का डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को अंदाजा होना चाहिए, जिनके खिलाफ जब भी किसी ने भी इखलाक से गिरा हुआ कोई बयान दिया उसकी हर तरफ से मजम्मत की गई। हम एक बार फिर बड़ी बात के प्लेटफॉर्म से ऐसे बयानात की मजम्मत करते हैं, चाहे वो हुकूमती अराकीन की जानिब से हों या अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म की एहलिया के खिलाफ। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है तो इस बात का फैसला अवाम ने करना है कि वो किसको वोट देंगे, किसके वादों पर एतबार करेंगे। हुकूमती अराकीन की जानिब से वोट के बदले नोट के वादे यकीनन वजाहत तलब है। इसी पर तफसीली बात करेंगे। वजीर जनाब सेनेटर आजम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, जलसे बड़े बड़े कर रहे हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन इन जलसों में सर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, खुसूसन अली अमीन साहब की 1-2 क्लिप्स मैं देख रहा था जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा, ये क्यों हमारा जो एक सियासी माहौल में एक शाइस्तगी है उससे क्यों बिगाड़ा जा रहा है? और ठीक है उनका ताल्लुक हुकूमत से है, लेकिन उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे तहरीक इंसाफ के ओवरऑल इमेज पर, इमरान खान के इमेज पर सवालिया निशान उभरे। देखिए, बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि चूँकि ये एक मेरे सिटिंग मिनिस्टर के अल्फाज की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप अगर उनसे पूछ लें, हाँ अगर मैंने इस्तेमाल किए होते तो मैं जवाब दे हूँ,
वैसे ओवरऑल जो है इस कल्चर को, मतलब मैं ऐसे जनरलाइज बात करता हूँ कि एथिक्स सियासत की हों, हुकूमत की हों, अपोजिशन की हों, कम से कम इसको जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। इसलिए कि किसी भी तरफ से जब कोई ऐसी आवाज़ आती है तो मैं समझता हूँ कि उसके मनफी असरात जो है हमेशा बिल्ड होते हैं। मैंने अपने 20 साल जब से मैं अमेरिका में आया हूँ, आपके प्रोग्राम सारे कर रहा हूँ, सेनेट के इजलास में बड़ा मुतहरक रहा हूँ, 18 साल से कोशिश की है हमेशा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही साफ, लेकिन कोशिश की है कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना इस्तेमाल करेंगे जिससे दूसरे की दिलरजी हो। अगर करप्शन के लिए किसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किए है, अच्छी ज़बान इस्तेमाल की है। अगर अली अमीन का कहते हैं तो माशाल्लाह बिलावल की ज़बान भी आप देख लें और मरियम बीबी की भी आप देख लें, लेकिन कम से कम मेरी ज़बान से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी सवाए एक आध वाक़या के, जो आपको पता है कि वो क्या है, मुशाहिदुल्लाह है कि क्या क्या है हमारे सेनेट के अंदर। उसके अलावा 18 साल की तारीख़ के अंदर मेरा ये ख़्याल है जज्बाती भी हम होते हैं, ऊंची आवाज़ में भी बोलते हैं, दूसरे पे एतराज़ भी करते हैं, वॉकआउट भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अपने वालिदैन की तरफ से मिली है, जो चीज़ हमें माशरे की तरफ से मिली है, जो चीज़ आप मीडिया ने जो है मतलब कोशिश की है कि हमें एथिक्स की तरफ जो है चलाया जाए, तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कम से कम मैंने ये गलती नहीं की, और कभी गलती की है, किसी का दिल रंजीदा हुआ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा सौदी साहब, इसमें बिल्कुल आपने बड़ा एक मुफस्सिल जवाब दिया, और अली अमीन ने जो कहा आप उसका जवाब भी नहीं दे सकते, ना देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, चाहे वो नून लीग की तरफ से आए, उनको उसी तरह कंडेम हमें करना चाहिए। लेकिन चूंकि बड़े एक सीनियर वो वजीर हैं, उमूर कश्मीर के वो हैं, वो गिलगित में इस तरह इंटरनेशनली भी एक मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाता। और मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जलसे में इसलिए लोग आते हैं, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता क्योंकि वो खूबसूरत हैं, ऐसा तो है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं सर, रिगार्डलेस ऑफ अगर अली अमीन पीपल्स पार्टी में होते या नून लीग में होते तो बिल्कुल उसी तरह कंडेम किया जाना चाहिए उनको। अब वो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं तो उन्हें बिल्कुल कंडेम करना चाहिए हमें ओपनली। देखिए, मैंने इतना तफसील के साथ आपको जवाब दिया कि ज़ाहिर है कि मैं अपने अक़वाल और फ़ेल का ज़िम्मेदार हूँ, और मेरा ये ख़्याल है कि जिस किस्म के भी ऐसे अल्फाज हैं तो मेरा ये ख्याल है कि नामुनासिब हैं। ठीक, मैं इस हद तक कह सकता हूँ कि उनको कम से कम जो है मतलब जिस तरफ से भी आए, वो पीपल की तरफ से आए, नवाज़ शरीफ की तरफ से आए, हमारी तरफ से आए, कि अल्फाज का चुनाव जो है हमें अगर बेहतर तौर पे वो करें तो अपना माफ़ी और ज़मीर बड़े अच्छे तौर पे हम बयान कर सकते हैं। कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है मेरा ख्याल है वज़न की बात ये होगी, अखलाक और किरदार की बात ये होगी कि हमें थोड़ा समझ बूझ के अल्फाज का जो है चुनाव करना चाहिए। ठीक, अच्छा स्वाति साहब, जीबी इंतखाबात की बात करते हैं। उमूमी तौर पर यह देखा गया है पाकिस्तान में कि जब भी चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो या जीबी हो, जिस किसी की भी मरकज़ी हुकूमत होती है तो वहाँ पर वही पार्टी जो है वो इंतखाबात जीतती है। अब कुछ एतराज़ात भी उठे हैं कि वहाँ पर हुकूमत ने जो है बड़ी बड़ी स्कीमों के ऐलान किए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो 2-2.5 साल कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर जीबी में आसानी से इंतखाबात जीत जाएगी तहरीक इंसाफ? देखें, मुझे इस पे ज़रा थोड़ा सा एक तफसीली जवाब जो है मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप नाजरीन जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इमरान खान वाहिद एक लीडर है, मैं तारीफ़ के तौर पे नहीं करता, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ इन हक़ाइक़ का कि ट्रांसपेरेंट, फेयर, गैर जानबदार इलेक्शन कराने के लिए उसने जितना ज़ोर, मेरा ख़्याल है कि शायद ही कोई ऐसी कैबिनेट का इजलास होगा जिसमें सबसे पहले वो आकर ये ना कहता हो कि तुमने इलेक्शन की अमेंडमेंट जो थी उसके लिए क्या किया। यकीन करें कि हाफिज़ाबाद के जलसे में जो मेन उनका पोर्शन था वो वही था कि मैं बहैसियत लीडर के हुकूमत कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा इलेक्शन का तरीक़ेकार जो है
मुनफरद तरीक़ेकार जो है छोड़े जा रहा हूँ, जिसके ऊपर 1970 की तरह कोई इलेक्शन के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। 2017 के अंदर जो कमेटी बनी थी सारी अपोजिशन जमातों की और उस वक़्त की हुकूमत की, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने पता नहीं कितने सौ जो है मीटिंग करने के बाद 2017 का एक्ट जो है वो पास किया। उसके अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं, क्योंकि किसी एक वक्त के लिए जो है ये एक्ट मुकम्मल कभी भी नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती। इस वक्त मैंने, जब मैं पार्लिमानी उमूर का वज़ीर था, 49 अमेंडमेंट ये इस वक्त इस नेशनल असम्बली के अंदर जो है टेबल कर ली है और वो कमेटी को चली गई। अब कमेटी का काम है कि उसको देखे कि वो उसको पास करते हैं या नहीं करते। उन 49 अमेंडमेंट के बाद मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई कमी जो है रही हो, इसलिए इसमें सारे स्टेक होल्डर जो थे उसको हमने शामिल किया, उनकी राय ली और उसके बाद वो टेबल की। बिल्कुल इसी तरीके से जो है सेनेट का इलेक्शन आप देखें, 3 अमेंडमेंट की है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और वो क्या है? वो ये है कि जिस तरीके से सीएम का इलेक्शन जो है सामने होता है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन सामने होता है, इसी तरीके से सेनेट में हार्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए वहाँ होना चाहिए। मैं ये वसूख से ये इस तनाज़र में मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है, पहले तो ये था कि जब वज़ीर साहब जाते थे और वो सारा काम जो है वो रैप अप हो जाता था, इसलिए कि एक जानबदार एम्पायर था और जो जिस तरीके से कॉल देता था उसी तरीके से जो है उसका रिज़ल्ट आता था। इस दफ़ा शायद रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट हो, गैर मुतनाज़ होगा, फेयर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। और उसके लिए सारी पार्टियों को जो है बिल्कुल इजाज़त है कि वो अपनी अपनी कन्वेंसिंग करें, अपने अपने जो है जो मौक़िफ़ है वो लोगों के सामने पेश करें। और हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है आप उस तरह जो तारीख़ी रिज़ल्ट, जो मैं इसको कहता हूँ जो रिवायती रिज़ल्ट था, हो सकता है कि उस तरह ना आए। और अगर नहीं आएगा तो मैं इस पर खुश हूँ कि कम अज़ कम जो है एक गैर जानबदार, गैर मुतनाज़ा जो है इलेक्शन आपके सामने जो है हो। अच्छा स्वाति साहब, इसमें जो गैर मुतवक्किल रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, तरीके इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि वहां पे सेटबैक मिल सकता है पार्टी को। मतलब ट्रेडिशनली भी जीबी में तरीके इंसाफ कभी इतनी स्ट्रांग रही नहीं है। नहीं, लेकिन जी नहीं सर, नहीं मैंने ये कतई नहीं कहा जी। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि अपोजिशन जो है, पहले तो ये था ना जी कि अगर एक तरफ जो है 20 सीटें थी, दूसरी तरफ 1 सीट थी या 1.5 सीट थी और वो भी साथ मिल जाते थे। हमेशा से ये आया है, जब से मैं 18 साल से देख रहा हूँ या 20 साल से देख रहा हूँ, तकरीबन रिजल्ट इसी तरीके से आता रहा है। 1 आध सीट जो है कहीं बाहर चली जाती थी, उसके अलावा नहीं जी। पहली बात तो ये है कि पहली मरतबा हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब एज ए पार्टी इलेक्शन जो है वहाँ पे पहली मरतबा जो है इस दफ़ा सही सोच समझ के जो है वहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने एक आज़ाद माहौल पैदा किया है जिसमें हर एक को जलसे की इजाज़त है और ज़ाहिर है कि वो वहाँ के इलेक्शन कमीशन जो है उसकी इजाज़त दे रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिलावल भी जाए, अली अमीन भी जाए, मरियम सफ्तर भी जाए, सब जाएँ। ये अब उस पे जो है वो उनकी बात मानते हैं या नहीं वो जवाब दे हैं। उसके लिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इस दफ़ा फ़िज़ा ऐसे बनी हुई है जिससे ये नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी जो है मेरे ख्याल में 1 आध सीट लेगी, नवाज़ शरीफ भी जो है मेरे ख्याल में 1 आध सीट लेगा। ज़ाहिर है कि हमारे हक़ के अंदर इतनी गैर मुतनाज़ फ़िज़ा बनी हुई है कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी अक्सरियत से जो है हम खुदा के फज़ल से इस दफ़ा इलेक्शन करेंगे और इस दफ़ा नज़र आएगा कि ये एक गैर मुतनाज़े इलेक्शन खुदा के फजल से हुआ। ठीक, चले स्वाति साहब, ये तो 15 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे पता चल जाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे कि पीडीएम के साथ क्या इंगेज करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना में या आप बड़े सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के कुछ कार्ड्स बनाए? क्योंकि देखिए ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया, वो आज चले गए एएनपी मरकज़, वहाँ उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। एक रिकन्सिलिएटरी जो पॉलिटिक्स है वो उसका आगाज़ हो चुका है, तो क्यों ना ओपोजिशन को के साथ मिल बैठ के और इन मामलात का हल निकाला जाए, बजाय इसके कि सड़कों पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हों। सर जो बात आप करते हैं मैं इसका मुस्बत जवाब देता हूं कि सवाए देखें
जो विजन है इमरान खान की कि करप्शन के ऊपर जो है कतन कोई बात नहीं हो सकती, इसके अलावा तो सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। आप नेब के कानून में तरमीम करते हैं, अगर मुस्बत तरमीम है तो बिस्मिल्लाह। आप जुडिशल रिफॉर्म पे जो है कोई बात करते हैं और उसमें मुस्बत होता है तो बिस्मिल्लाह। आप सियासी तौर पे जो है महंगाई को कम करने के लिए जो है कोई सूरत पैदा करते हैं, हमारे लिए हमारे हाथ मजबूत करते हैं, बिस्मिल्लाह। आवाम को रिलीफ देने के तनाज़र के अंदर जो है कोई मुस्बत बात करते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत का बड़ापन है कि आज एजाज शाह साहब और परवेज़ खटक साहब जो है वहाँ पे गए, और मेरा ये ख्याल है कि सारी सियासी जमातों ने बशमूल हुकूमत के इसको एक मुस्बत कदम करार दिया है। ठीक, मैं इसी तनाज़र के अंदर जो है आपकी बात का जवाब यूँ दूँ कि सवाए इस मुल्क से जिस किसी ने भी, मैं मतलब उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, वो ख्वा आज़म सवाती है, वो ख्वा नवाज शरीफ है, वो ख्वा जरदारी साहब है, जो भी है, जिसने करप्शन किया उसके ऊपर कतन कोई बात नहीं हो सकती। कानून अपना रास्ता जो है ख़ुद बनाएगा, अदालतें जाने, नेब जाने, वो आज़ाद माहौल के अंदर जो है उसका फ़ैसला करेंगी। लेकिन जहाँ तक जो सियासी जो गर्मा गर्मी है उसको कहते हैं कि एक मुतवाज़न तौर पे जो है उसको चलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर मुझे ये टास्क दिया जाए या किसी और सीनियर, मैं तो खैर कारकुन हूँ, लेकिन एक सीनियर रहनुमा को जो है हमारी पार्टी में अगर रोल दिया जाएगा तो उसको मुस्बत तौर पे जो है अदा करना चाहिए, क्योंकि जमहूरी इदारों के अंदर अगर एक मुस्बत तनकीद हुकूमत के ऊपर होगी तो हमारी राह जो है वो सीधी होगी और हमें बेहतर तौर पे अपने कारहाए जो 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 हुकूमत के काम है उसको बेहतर तौर पर सर अंजाम देने में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी कि अपोजिशन की आवाज़ है, ये अवाम की आवाज़ है, और उसका हमें बेहतर तौर पे अपना काम जो है गुड गवर्नेंस जो है वो लानी पड़ेगी। सेनेटर आजम स्वाति साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको सिंध लिए चलेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कोरोना पर बात करेंगे। कैप्टन सफदर का जो केस है, पुलिस ने उस बारे में बड़ी अहम एक डेवलपमेंट की है, उस पर बड़ी तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजीन, कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। नए केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, जिसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 4.5%, लेकिन कराची में मस्बत केसेस की शरह जो है वो 7% से ज्यादा हो चुकी है। हैदराबाद में तकरीबन 17%, जबकि मुल्तान में 15%। NCOC के मुताबिक बड़े शहरों में सामने आने वाली यह शरह खतरनाक है, लेकिन हुकूमत के तमाम तर ऐलानात के बावजूद अफसोसनाक बात यह है कि ओपोजिशन हो या खुद हुकूमत, तमाम सियासी जलसों में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर भी कोरोना वबा से मुतासर हो चुके हैं। ऐसे में क्या सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला हो सकता है? खुशाइन खबर यह है कि कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में पेशरफ्त हुई है आलमी सतह पर। फाइजर ग्रुप के मुताबिक उनकी वैक्सीन अब तक 90% मस्बत नताइज दे रही है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत वैक्सीनेशन की खरीदारी का इंतजाम कर रही है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन GB में लेफ्ट राइट रैलियां हो रही हैं, PTI कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, PMLN कर रही है, लेकिन जो सेकेंड वेव है कोरोना की, वो काफ़ी इन्फेक्शन रेट जो है लेफ्ट राइट कई डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मैं देख रहा था 15 से 17% तक बढ़ गई है। तो सर, ये क्या एक इज्तिमाई तौर पर सियासी जमातों का भी एक किरदार है कि कम से कम अगर जलसे कर भी रहे हैं तो SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, मैं समझता हूं कि हम एक परमानेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि हमें कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs को एनफोर्स करने की जरूरत है, लॉकडाउन करने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है, तो PTI के जो लोग हैं, जो वफाकी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो हमें तनकीद काबू पा लिया है और वो उसके ऊपर अपना सारी क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। फिर बाद में आपने देखा कि उन्होंने खुद जीत डिक्लेयर की कोरोना वायरस के हवाले से, और आपने देखा मुल्क भर के अंदर फिर सियासी इज्तिमात का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने खुद कहा कि जी अब आपको चीज़ों को खोलने की तरफ जाना है, आपने लॉकडाउन को ईज करने की बात की।
अब ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि जब पीटीआई वो चीज करती है, उसकी देखा देखी बाकी सियासी जमातें भी अपने सियासी प्रोसेस की तरफ जाती हैं, तो अब वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी आपको ये करनी नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और इस हकीकत को समझने के लिए और उसको फेस करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो मास्क पहनना है। मैं समझता हूं अगर हम यूनानिमसली कंसेंसस के साथ तमाम लोग ये मैसेजिंग करें कि ठीक है जी अब आपको जिंदगी को आगे बढ़ाना है, नॉर्मल चीजों को आगे लेकर चलना है, तो न्यू नॉर्मल जो है वो ये कि आपको अपने चेहरे को ढांपना है, आपको अपनी नाक को मुंह को कवर करना है, चाहे वो आप मास्क के जरिए करें, कपड़े के जरिए करें, दुपट्टे के जरिए करें, एज लॉन्ग एज आप अपने चेहरे को ढांक रहे हैं, मैं समझता हूं आप काफी हद तक इस वायरस से महफूज बचा जा सकता है। अपना अच्छा, किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है मुर्तज़ा साहब, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। जो कैप्टन सफदर साहब को अरेस्ट किया गया था, आज सिंध पुलिस ने कहा है कि जी वो FIR तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, सईद गनी साहब थे उसमें, नासिर शाह साहब थे, आप थे शायद उसमें, वो कहाँ तक पहुंची? उस पर अगर सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ क्या है? अब सिंध पुलिस ने तो मुकदमा तकरीबन झूठा करार देकर ख़त्म कर दिया है, मामला वो ख़त्म हो चुका है सारा? आदिल, सिंध पुलिस ने तकरीबन मुकदमा खत्म नहीं किया। सिंध पुलिस ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग जो चालान है वो अदालत में जमा करा दिया है प्रोसिक्यूटर के जरिए, और उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि जो जान से मारने की दफा इसके अंदर ऐड की गई थी 506B, वो झूठ पर मबनी है और उसकी 3 वजूहात उन्होंने बयान की है। पहली वजह उन्होंने ये बयान की कि जो कंप्लेनेंट है वकास अहमद खान साहब, उनको बुलाया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपने इल्जाम को साबित करें। उन्होंने पुलिस के पास आना गवारा नहीं किया, ना अपने शवाहिद को ना अपने गवाहों को पेश किया। दूसरी चीज जो पुलिस ने बयान की है वो ये कि जो CDR था वकास अहमद खान साहब के उस मोबाइल नंबर का जो कि उन्होंने FIR में दर्ज किया है, उसका जब CDR रिकॉर्ड देखा गया, उसकी जांच की गई, तो पता ये चला कि वकास अहमद खान मज़ार कायद के आसपास नहीं थे शाम 4:30 बजे, बल्कि वो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि मज़ार कायद से कई मील दूर सुपर हाईवे पर वाक़े किसी एरिया पर मौजूद थे। और तीसरा जो एस्पेक्ट है पुलिस ने जो बयान किया वो ये कि CCTV फुटेज जब उन्होंने मज़ार की देखी तो उनको वहां पर कोई इस तरह का इंसिडेंट होते हुए नजर नहीं आया कि जिसके अंदर जान से मारने की धमकी दी गई हो, और वहां पर वकास अहमद खान साहब भी उनको नजर नहीं आए। तो पुलिस ने इन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखने के बाद अपनी फाइंडिंग अदालत के सामने जमा करा दी है, क्लास B करके, झूठी FIR करके। अब अदालत इसके ऊपर फैसला अपना सादिर फरमाएगी। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा जी IG साहब वाला जो मामला था इंक्वायरी का, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील उसमें हुई थी, उस पर क्या अपडेट है? 10 दिन का कहा था वो तो सिंध हुकूमत ने अपनी कमेटी बनाई थी जिसके अंदर 30 रोज का टाइम दिया गया था। वो कमेटी तवातुर के साथ काम कर रही है, उसकी एक ड्राफ्ट की शक्ल में कुछ दिनों में उसको तश्कील दे दिया जाएगा और इंशाल्लाह जो 30 दिन का पीरियड है उसके अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को हम सिंध गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे। जो आर्मी चीफ ने इसका कॉग्निजेंस लिया था, आर्मी चीफ ने इसके ऊपर इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड के बाद। उसके ऊपर मेरे पास कोई डेफिनेटिव फाइंडिंग अभी नहीं है, उसके ऊपर बेहतर जवाब आपको जो है वो DG ISPR मैं समझता हूँ दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा आप साहब, कादिर बलोच साहब सुनने में आ रहा है कि ख्वाहिश रखते हैं कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, इसी तरह सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी, और हमारी इतलात है कि कादिर बलोच साहब कराची में भी हैं। कोई प्लान मीटिंग है उनकी CM साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ? बिलावल साहब तो चूंकि GB में हैं, और क्या उनको एक्सेप्ट कर लेगी पीपल्स पार्टी, चूंकि PDM के आपको पता है मामलात जिस तरह से चल रहे हैं? आदिल, जब मुलाकात होगी मुलाकात की तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने मुलाकात की थी जनरल कादिर बलोच के साथ और डिफरेंट पहलुओं पर बात की गई थी, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर साहब के एक्सटेंड तक ये कह सकता हूँ कि कोई कादिर बलोच साहब से उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। और इसमें मुर्तज़ा साहब अगर तो फर्ज करें हो जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले होंगे उनके लिए?
देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिकल सक्सेस पर बिलीव करती है, और जहां जहां ऐसे लोग जो कि पीपल्स पार्टी की सोच से, पीपल्स पार्टी के मंशूर से इत्तफाक करते हैं और वो कमिट करते हैं कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो पीपल्स पार्टी का ईथॉस है उसको आगे लेकर चलेंगे, मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने में अपना किरदार अदा करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाजरीन। नैब को एक और केस में सुबकी का सामना है। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या 34 साल पुराने एक ऐसे केस में जिसमें कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इंक्वायरी स्टेज पर, इंक्वायरी के मरहले पर एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार करना कहीं नैब के लिए शर्मिंदगी का बायस तो नहीं बनेगा? और क्या यह गिरफ्तारी वाकई एहतसाब का अमल है या पसे पर्दा कुछ और मामलात हैं? मकामी और बैनुल अक़वामी साफ़ती इदारों की जानिब से शदीद मुज़म्मत से लेकर सियासतदानों, वकला तंजीमों और हुकूमती वज़रात तक की जानिब से यह मुतालबा सामने आया कि मीर शकीलुर रहमान को जमानत मिलनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस याया अफरीदी और मिस्टर जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान सवाल किया कि क्या इस केस में कौमी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा, जिस पर दरख्वास्त गुजार मीर शकील के वकील की जानिब से बताया गया कि ना तो नैब ने कौमी खजाने को नुकसान का सवाल उठाया, ना ही जिस जमीन पर गिरफ्तारी, क्या इस पर होने वाली जो तामीरात हैं उस पर आज तक किसी ने एतराज नहीं उठाया, बल्कि नैब ने जिन 4 अफराद के खिलाफ रेफरेंस बनाया उनमें से किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत का फैसला किन बुनियादों पर हुआ, यह तफसीली और तहरीरी फैसला आने पर ही मालूम होगा। लेकिन यह फैसला अहम इसलिए भी है क्योंकि यह तय हो जाना चाहिए कि क्या नैब किसी भी शख्स को किसी भी वक्त लामहदूद मुद्दत के लिए गिरफ्तार कर सकती है, वो भी इंक्वायरी स्टेज पर। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।